हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है पारिस्थितिक दृष्टिकोण यानी कि इकोलॉजिकल अप्रोच फ्रेडरिक्स। तो आज हम आपके इस चैप्टर को पूरी तरह कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ सकें। देखिए, सिंपल सी बात है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण। देखो, फ्रेडरिक्स ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत पारिस्थितिक दृष्टिकोण की बात की है, इकोलॉजिकल अप्रोच की बात की है। अब ये क्या है, कैसे है, सारी बातें होंगी वीडियो में, बस आपको पूरा देखना है। आगे बढ़ने से पहले फिर भी एक कुछ बातें मैं कहूँगा। देखो दोस्तों, ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा टफ है। वैसे एक वीडियो बनाई गई है तो इसका मतलब ये है कि आसान कर कर आपको समझाया गया है, वीडियो में सारी बातें आपको समझ में भी आ जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। इसीलिए वीडियो को इस तरह से मैंने अरेंज किया है कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। और दूसरी बात कि यहाँ पर इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, फ्रेडरिक्स ने जो पारिस्थितिक दृष्टिकोण दिखाया है या बताया है इसके बारे में, तो अगर अगर आप अलग अलग वीडियो देखेंगे ना तो आपको अलग अलग वैरायटी मिलेगी, मतलब आपको अलग अलग बातें देखने को मिलेंगी। और कहीं कहीं किसी किसी वीडियो में हो सकता है आपको गलत भी बताया गया हो। तो यही कहूँगा कि यहाँ पर जो सोर्स है वो बिल्कुल 100% सही है और इसी पर आप पूरा विश्वास करें, क्योंकि यहाँ पर जो सोर्स है वो बिल्कुल मतलब जांच कर ही आपके लिए बनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा रीडिंग नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं रीडिंग करूँगा तो ये टॉपिक और ज़्यादा टफ भी हो जाएगा और ऊपर से ये मतलब बोरिंग हो जाएगा। अब मैं इसको इजी वे में समझाने के लिए यहाँ पे आपको सिंपल सा बात बताता हूँ। पहला टॉपिक है यहाँ पे प्रशासनिक तंत्र में रिस्क का पारिस्थितिक उपागम या पारिस्थितिक दृष्टिकोण। मतलब ये इकोलॉजिकल या पारिस्थितिक उपागम क्या है प्रशासन के तंत्र में यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें पारिस्थितिक की तो ये शब्द जो है वो भूगोल का शब्द है, वो इन्वायरमेंट का शब्द है। अब आपने सुना होगा इकोलॉजी के बारे में, पारिस्थितिकी के बारे में सुना होगा, इकोसिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये किसका है, ज्योग्राफी हो गया या साइंस हो गया या इन्वायरमेंट। मेन चीज़ क्या है, इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर जिस पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब यहाँ पर इन्वायरमेंट से नहीं है, यहाँ पे मतलब भूगोल के संदर्भ में नहीं किया गया है। हाँ, मतलब कुछ मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भूगोल या साइंस वगैरह की बात नहीं हो रही। अब देखो, सिंपल सी बात है, आप जहाँ पर बैठे हो तो आपका अपना एक इन्वायरमेंट होगा। हम नॉर्मली अपनी दैनिक जीवन में हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो उसी इन्वायरमेंट में आप ढल जाते हो, है ना। मतलब जिस परिस्थिति में आप रहते हो, जिस पारिस्थितिक सिचुएशन में आप रहते हो और आप उसी में ढल जाते हो या उसी के जैसे बन जाते हो। जैसे कि अगर आप कहा जाए कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है या आपके जो फ्रेंडशिप का जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब है, इसलिए आपको भी ख़राब आदतें सीखने को मिलती हैं। तो नॉर्मली हम दैनिक जीवन में कई सारे जगहों पर इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। इन्वायरमेंट मतलब यहाँ पर हम लोग मतलब कई संदर्भों में ले लेते हैं। इसका मतलब यही है कि आपके आसपास का वातावरण, ठीक है, ये होता है इन्वायरमेंट का मतलब। यहाँ पर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वायरमेंट का मतलब यही है या पारिस्थितिक का मतलब यही है कि आपके आसपास का माहौल या आपके आसपास का इन्वायरमेंट। अब देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पारिस्थितिक उपागम का भी मतलब ये है कि देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी अपना एक पर्यावरण होता है, अपना एक इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, पर्यावरण में यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसा माहौल होता है जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग तरह का होता है। यहाँ पे थोड़ी बातों को समझो। जैसे कि अगर अमेरिका में हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करना है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हमें अमेरिका में कई सारे नियमों को लागू करवाना है या कई सारी चीज़ें करनी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, तो अमेरिका में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से कार्य करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण अलग है। पर्यावरण मतलब जलवायु नहीं, मतलब वहाँ का माहौल अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ पर अलग तरीके के कानून हैं, तो वहाँ पे अलग तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कार्य करेगा। दूसरी तरफ चीन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अलग होगा, क्योंकि चीन की संस्कृति अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, भाषा अलग है, समाज अलग है, सोसाइटी अलग है। तो मतलब हर एक देश का अपना एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वायरमेंट है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि अफ्रीका का कोई देश है तो वहाँ पर लोक प्रशासन अलग अलग तरीके से होगा जो इंग्लैंड है उसकी तुलना में, क्योंकि भाई इंग्लैंड एक पढ़ा लिखा देश है, वहाँ की संस्कृति अलग है, अफ्रीका की संस्कृति अलग है। अगर हम
इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिच हैं, उनके पास काफ़ी पैसा है। अफ्रीका के कंट्रीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पर इतना नहीं है, तो वहाँ का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंग्लैंड का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा। तो ये सारी बातें यहीं पर लिखी हुई हैं, आप समझ गए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा रीड करके आप चाहें तो बनाकर आप लिख सकते हैं, अगर एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाए तो। बाकी मेन अभी आगे भी बातें हो रही हैं तो और भी इम्पॉर्टेंट बातें समझनी है। तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, हल्का हल्का ही समझना है, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे। पारिस्थितिक दृष्टिकोण का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि इकोलॉजिकल अप्रोच का मतलब यही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक इकोलॉजिकल अप्रोच होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्यावरण के बारे में ही इन्होंने बात की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पारिस्थितिक उपागम है या पारिस्थितिक ये जो दृष्टिकोण है, क्या इसे सबसे पहले फ्रेडरिक्स ने ही सामने रखा था? तो ऐसा नहीं है। लोक प्रशासन के अध्ययन में पारिस्थितिकीय उपागम यानी कि परिवेश अध्ययन का प्रारंभिक सूत्रपात फ्रेडरिक्स से बहुत पहले J.M. गॉस, रॉबर्ट ए डहल और रॉबर्ट ए मर्टन ने किया था। तो लोक प्रशासन में फ्रेडरिक्स से पहले भी कई सारे विद्वान आए थे जिन्होंने समय समय पर पारिस्थितिकीय उपागम को सामने रखा था या इसका विचार सामने रखा था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बहुत छोटी सी चीज़ समझी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रेडरिक्स ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पारिस्थितिक उपागम दिया है या दृष्टिकोण सामने रखा है। यहाँ पर जितनी बातें आपको समझ में आई ठीक हैं, वही हैं। अब इन्होंने क्या किया, अब फ्रेडरिक्स ने क्या किया, कुछ मॉडल्स सामने रखे हैं। अब इसे हम समझते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो, रिक्स द्वारा प्रशासन का परिवेश परिप्रेक्ष्य, देखो यही है कि परिवेश परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या है कि प्रशासन है वो किस माहौल में कार्य करता है, वो किस तरीके से कार्य करता है। तो उसी के लिए रिक्स ने कुछ मॉडल्स भी रखे हैं, रिक्स ने कुछ मॉडल्स बताए हैं। अब इन्हें हमें समझना है। देखो, रिक्स ने सांस्कृतिक विविधताओं के आधार पर प्रारंभ में समाज संबंधी दो प्रकार के प्रतिमान मतलब होता है मॉडल्स, और मॉडल्स मतलब तो आपको पता ही होगा, बस एक मतलब जैसे कि सिंपल सी बात है, जब कभी घर वगैरह बनता है तो पहले उसका मॉडल तैयार कर लिया जाता है कि ऐसे ऐसे बनेगा। तो मॉडल्स मतलब आपको पता ही है, समझ तो होगी कि मॉडल मतलब क्या होता है। तो देखो, रिक्स ने सांस्कृतिक विविधताओं को, जैसे कि संस्कृति में बहुत ज़्यादा अंतर है देशों की, अगर हम संस्कृति की बात करें, राजनीतिक स्थिति की बात करें तो बहुत अंतर है। चाइना में अलग है संस्कृति, अफ्रीका में अलग है, भारत में अलग है, फ्रांस में अलग है, इंग्लैंड में अलग है। ये समाज थे प्रधानता। अब देखो, सांस्कृतिक आधार पर इन्होंने विविधता के आधार पर दो प्रकार के समाज के मॉडल सामने रखे। अब यहाँ पे इन्होंने कहा समाज के दो प्रकार के मॉडल इन्होंने सामने रखे, जिसमें से एक जो समाज था वो प्रधान औद्योगिक और दूसरा जो समाज था वो कृषि संपन्न था। अब इन दोनों समाजों के बारे में जब रिक्स ने हमें बताया तो इन दोनों के कारण एक तीसरा समाज भी सामने आ गया जिसे रिक्स ने ट्रांजिशिया कहा। अब बात को समझिए, आगे मैं बताता हूँ आपको, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, डोंट वरी। देखो, रिक्स ने क्या किया, रिक्स ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख कार्य किया है पर्यावरणीय उपागम में, या पर्यावरणीय नहीं, ये पारिस्थितिकीय उपागम हम इसे कहेंगे। तो पारिस्थितिकीय उपागम में या दृष्टिकोण में रिक्स ने जो सबसे प्रमुख कार्य किया, उसने मॉडल्स प्रस्तुत किए हैं। अब मॉडल्स में यहाँ पर देखिए, शुरुआत में उसने सांस्कृतिक विविधताओं को, जो डाइवर्सिटीज़ वगैरह है, जो अंतर है एक देश में दूसरे देश में, तो बहुत ज़्यादा अंतर है। जब हम अर्थ को देखते हैं ना तो हमें समानताएं नहीं दिखाई देती, बहुत अंतर दिखाई देता है। भाषाएं अलग हैं, पहनावा अलग है, धर्म अलग है, बहुत सारी अलग अलग विविधताएं हमें दिखाई देती हैं। तो इस आधार पर रिक्स ने शुरुआत में पहले दो और फिर बाद में एक खुद बन गया, तो कुल मिलाकर तीन समाज के बारे में उसने बताया, तीन तरह की सोसाइटी के बारे में, तीन तरह के समाज के बारे में बताया। इन समाज को आप देश भी कह सकते हो, इन समाज को आप बहुत अच्छी भाषा में मैं कहूँ तो देश भी कह सकते हो, देश कह लो या फिर इसे आप देश कह लो या आप इसे राज्य भी कह सकते हो, राज्य मतलब ये देश ही होता है। तो तीन प्रकार के समाज के बारे में रिक्स ने बताया था। अब ये तीन तरह के समाज क्या थे, तो यहाँ पे बात को समझिए। इन्होंने कहा, रिक्स ने कहा, फ्रेडरिक्स ने कहा कि पहला समाज एग्रिया है। एक समाज ऐसा है जो एग्रिया की श्रेणी में आता है, जहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है, जो खेती वगैरह है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा समाज ऐसा है जिसे हम इंडस्ट्रिया नाम से जानते हैं। और इंडस्ट्रिया समाज, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, औद्योगिक है, अमीर है, यहाँ पे
मतलब जो अर्थव्यवस्था है वो औद्योगिकरण पर टिकी हुई है और काफ़ी विकसित है ये। इंडस्ट्रिया में जो देश आते हैं या जो समाज है वो काफ़ी विकसित हैं। और एग्रिया में जब जो कृषि आधारित है तो समझ सकते हैं यार कृषि आधारित का मतलब क्या होता है। तो जो थोड़ा पिछड़ापन है ये सारी चीज़ें हैं। अब एग्रिया हो गया बिल्कुल पिछड़ा हुआ और इंडस्ट्रिया हो गया विकसित, तो दो चीज़ें हो गई। अब कुछ देश ऐसे हैं जो ट्रांजिशिया में आ जाते हैं। ट्रांजिशिया मतलब वो देश जो एग्रिया से इंडस्ट्रिया की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि जो ए नंबर का देश है, मतलब 3 देश हैं, ठीक है? 3 तरह के देश हैं। जो ए है वो एग्रिया है, और जो सी है वो ट्रांजिशिया है, और जो बी नहीं, जो सी है वो इंडस्ट्रिया है। जो सी है वो क्या है? इंडस्ट्रिया है। दोबारा बोलूँगा, जो सी है वो इंडस्ट्रिया है। अब देखो, ए जो है वो एग्रिया है और जो सी है वो इंडस्ट्रिया है। मतलब ये कि ए सबसे पिछड़ा हुआ है, वैसे देखें तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और जो सी है वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वहाँ पे वो काफ़ी विकसित हैं। लेकिन बी में तो कृषि भी होती है और औद्योगिकरण भी हो रहा है। मतलब यहाँ पे उद्योग वगैरह भी लग रहे हैं, कृषि भी हो रही है, और पूरी तरह औद्योगिकरण हुआ नहीं है। पूरी तरह ये ना तो विकसित है और ना ही पूरी तरह कृषि पर आधारित है। मतलब ये पहले कृषि आधारित था, बी वाला जो है वो पहले कृषि आधारित था, लेकिन अब वो ट्रांजिशिया की ओर आगे बढ़ रहा है, और धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में वो भी विकसित हो जाएगा। मतलब ये बी वाला राज्य भी विकसित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो देश एग्रिया से इंडस्ट्रिया की ओर बढ़ रहे हैं उन्हें हम ट्रांजिशिया कहते हैं, ठीक है? ट्रांजिशिया सबसे ऊपर नहीं है, ट्रांजिशिया सब बीच में है। ट्रांजिशिया बीच में होता है, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अभी बहुत मतलब पिछड़े हुए थे लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, तो रास्ते में हैं वो, अभी वो इंडस्ट्रिया बने नहीं हैं, तो उन्हें ट्रांजिशिया कहा। तो यही था सबसे पहले जो मॉडल प्रस्तुत किया था फ्रेडरिक्स के द्वारा, वो यही था। सिंपल सी बात है, फ्रेडरिक्स ने 3 तरह के राज्य या 3 तरह के समाज के बारे में स्टार्टिंग में बताया। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कमी लग रही थी फ्रेडरिक्स को, यहाँ पे थोड़ी कमी लग रही थी, और जिस कारण से फ्रेडरिक्स ने इसे हटाकर, इसे साइड रखकर एक दोबारा से मॉडल प्रस्तुत कर दिए। अपने नए मॉडल में उन्होंने 3 प्रकार के, इसी तरह 3 प्रकार के सामाजिक व्यवस्थाओं की विवेचना प्रस्तुत की। अभी क्या है इसको समझ लीजिए। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अभी मैंने जो भी समझाया आपको, यहाँ पर मैंने जो भी समझाया इसको 2 मिनट के लिए होल्ड पर रखो, या होल्ड पर क्या रखना, इसको आप समझ चुके हो, इसको साइड में रख दो, जैसा कि रिक्स ने किया। रिक्स ने इसको क्या किया, साइड में रख दिया। अब रिक्स आगे एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, वो भी 3 ही है। जैसे ये 3 थे ना, तो 3 और मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। लेकिन बात को समझना, अब ये जो आगे 3 मॉडल आ रहे हैं वो भी बिल्कुल इसी की तरह है, बस नाम में ही अंतर है, और थोड़ा बहुत और अच्छे से फ्रेडरिक्स ने इनको डिटेल में बताया है, इसीलिए ये ज़्यादा मान्यता रखते हैं, ठीक है? हाँ, और कई लोग पता है आपको क्या करेंगे, वो इसी के साथ इसको भी जोड़ देते हैं, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। लेकिन मैं सारी कन्फ्यूज़न भी आपको बता दूंगा। तो अभी आपको बस इतना करना है कि अभी हमने इतना यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है? यहाँ तक अभी हमने कवर कर लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत की तरह अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या करना है, यहाँ पे नए मॉडल्स दिए गए हैं। तो रिक्स ने 3 अन्य प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं की विवेचना की। अब रिक्स ने अपने नए मॉडल में 3 अन्य प्रकार के, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनकी बात की, इन व्यवस्थाओं की बात की। इन्हें आप मॉडल्स कह सकते हैं इन्हें भी। तो यहाँ पे देखिए, रिक्स ने अब ये जो मॉडल्स प्रस्तुत किए थे, इसमें कहा रिक्स ने, पहला जो मॉडल था वो था फ्यूज सोसाइटी, जिसे हम फ्यूज्ड समाज कहते हैं। दूसरा जो है उसे डिफ्रैक्टेड सोसाइटी यानी कि डिफ्रैक्टेड मॉडल भी कहते हैं, और जो तीसरा मॉडल था वो था प्रिज्मेटिक सोसाइटी यानी कि प्रिज्मेटिक मॉडल। अब मैं इंग्लिश में क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप अगर किसी और वीडियो में देखोगे ना तो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। इंग्लिश में मतलब कहने का ये है कि हिंदी में लिख देंगे फ्यूज्ड, और आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, मतलब इंग्लिश को ही वो हिंदी में आगे लिख दिया जाएगा, ताकि नॉर्मली है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आजकल क्या होता है कि इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में लिखने का भी चलन चल रहा है, तो इसी कारण से मैंने आपको यहाँ पे इंग्लिश में ज़्यादा बताया, जो कि ज़्यादा मतलब प्रचलित है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा वापस से आते हैं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आप पूरी तरह समझ गए कि 3 मॉडल, और अच्छे से अगर हम बात करें तो 3 नए मॉडल प्रस्तुत किए गए फ्रेडरिक्स के द्वारा, जो कि इस प्रकार हैं। तो ये समझ गए हो, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो। देखो, फ्रेडरिक्स ने जो मॉडल दिए थे 3, उसमें से पहला मॉडल था बहुकार्यात्मक या संयोजित या फ्यूज्ड। अब इसके 3 नाम हैं, इसे या तो आप बहुकार्यात्मक कह लो हिंदी में, या संयोजित समाज कह लो, या तो इसको आप फ्यूज सोसाइटी भी कह सकते हो, फ्यूज्ड समाज भी कह सकते हो हिंदी में। 3 नाम हो रहे हैं इसके। अब मैं आपको
अपनी तरफ से बताऊं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने एग्ज़ाम में फ्यूज्ड मॉडल लिख सकते हैं, तो टीचर को कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्यूज्ड मॉडल लिख सकते हैं, या फिर आप बहुकार्यात्मक समाज लिख सकते हैं। ये चीज़ ज़्यादा प्रचलित है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी एक बार ब्रैकेट में आप फ्यूज सोसाइटी लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बहुकार्यात्मक समाज था पहला समाज। मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ तो मैं हिंदी में ही बोलूँगा ज़्यादातर, और फ्यूज भी बोल सकता हूँ, वैसे कोई नहीं। अल्पकार्यात्मक समाज दूसरा, और तीसरा है समपार्श्वीय समाज, जिसे नॉर्मली प्रिज्मेटिक समाज कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ तो गए हैं, बस यही है कि थोड़ा सा मैं घसीट रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता ना आगे कोई कन्फ्यूज़न हो जाए, तो इसलिए बस मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा डिफ्रैक्टेड समाज भी कह देते हैं, तो आप डिफ्रैक्टेड भी लिख सकते हैं, विवर्तित समाज भी कह देते हैं, और अल्पकार्यात्मक समाज, तीनों नाम हैं इसके, तो तीन है, कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब आप जब समझेंगे तो आप फ्यूज समाज कह लो, आप डिफ्रैक्टेड समाज कह लो, प्रिज्मेटिक समाज कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें इन तीनों को डिटेल में समझना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुकार्यात्मक समाज या फ्यूज समाज नॉर्मली है, तो बहुकार्यात्मक समाज की अवधारणा को स्पष्ट करने हेतु उदाहरण के रूप में रिक्स ने साम्राज्यवादी चीन या तथा क्रांतिपूर्व थाईलैंड को चुना। इन समाजों में कार्यों का कोई वर्गीकरण नहीं था तथा एक संरचना अनेक प्रकार के कार्य करती थी। ये समाज कृषि पर बहुत अधिक निर्भर थे तथा उनका औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था। उनकी आर्थिक अवस्था या व्यवस्था उस विनियमन के कानून तथा परिवर्तन व्यवस्था पर आधारित थी, जिसे रिक्स ने पुनर्वितरण प्रारूप कहा है। देश के शासन प्रशासन में शाही परिवार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा तथा उसके नामित अधिकारी सभी प्रकार के प्रशासनिक, आर्थिक और अल्प कार्य स्वयं ही करते थे। आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य करने की कोई अलग व्यवस्था नहीं थी। सरकार तथा जनता के बीच संबंध सामान्यतः निचले स्तर के थे, मतलब कुछ खास ऐसे संबंध नहीं थे। जनता किसी भी चीज़ की आशा किए बिना, किसी भी चीज़ की उम्मीद किए बिना राजा को अपनी सेवाएं और भौतिक वस्तुएं देकर उनके प्रति सम्मान को प्रदर्शित करती थी। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, और यद्यपि जनता सरकार के आदेशों को मानने के लिए बाध्य थी। अब बात को समझिए, क्या बातें हैं। देखो, बहुकार्यात्मक समाज, जिसे नॉर्मली फ्यूज समाज भी हम कहते हैं, तो बहुकार्यात्मक समाज वो समाज था जो कि कृषि आधारित होता है। देखो, पहले मैं बता देता हूँ, ये होता है बहुकार्यात्मक समाज वो समाज होता है जो कि कृषि आधारित होता है। ठीक है, पहली चीज़ हो गई आपको, कृषि आधारित ये समाज होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति कई सारे विभागों को संभालता है, कई सारे डिपार्टमेंट्स को अपने हाथ में रखता है। जैसे कि अगर मैं किसी देश को चला रहा हूँ, अगर देश में किसी सरकार है तो कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। गृह मंत्रालय अलग होता है, दूसरी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, अलग अलग प्रबंध करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट होते हैं जो पूरे देश को संभालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति वन मैन आर्मी की तरह काम करता है, मतलब एक ही व्यक्ति के हाथ में कई तरह के कार्य होते हैं। अब एक व्यक्ति अपना चाहे तो हो सकता है उसको अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दे, लेकिन ज़्यादातर शक्तियाँ वो खुद अपने पास ही रखता है, जैसे कि राजा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली राजा भी होता है, या ऐसी सरकार होती है जिसके जो गिनती में कम होते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन उनके पास पूरे देश की शक्ति होती है। और ऐसे में जो जनता होती है वो सरकार के प्रति कोई दबाव नहीं डाल सकती, या जो सरकार है या जो राजा वगैरह है वो जनता के प्रति कोई मतलब उत्तरदायी नहीं होता किसी भी प्रकार का। लेकिन फिर भी जनता राजा के या सरकार के आदेश को मानने के लिए बाध्य होती है, मतलब जनता को मानना ही पड़ेगा, चाहे सरकार मतलब हटे ना हटे, जनता को सरकार की बात या जो भी राजा वगैरह उसकी बात माननी ही पड़ेगी। तो ये होता है बहुकार्यात्मक समाज। इसे आप पिछड़ा हुआ समाज भी कह सकते हैं, यहाँ पे कोई औद्योगिकीकरण या आधुनिकीकरण नहीं हुआ रहता, तो इसे आप पिछड़ा हुआ समाज भी कह सकते हैं। तो मैंने 3-4 विशेषताएं बता दी आपको। बहुकार्यात्मक समाज या फ्यूज समाज क्या होता है, जहाँ पर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो, नॉर्मली राजा या सरकार होती है जिसके पास सारे के सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत कम संख्या में लोग होते हैं जो कि पूरे देश के शासन को अपने हाथ में रख लेते हैं, कई सारे कार्य वो खुद करते हैं। ठीक है, मतलब और औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण ना के बराबर होता ही नहीं है बिल्कुल भी, ये पिछड़ापन होता है यहाँ पे पूरे पुराने रीति रिवाज वगैरह या परंपराएं ज़्यादा प्रचलित होती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब जो रिक्स हैं, जो फ्रेडरिक्स हैं, वो यहाँ पे उदाहरण देते हैं। उदाहरण के लिए ये कहते हैं जैसे कि पहले चीन, जो साम्यवादी चीन था,
जो साम्राज्यवादी जो चीन था, अगर हम उसका उदाहरण लें तो उस समय ऐसा समाज था चीन का पूरी तरह। क्रांति से पहले जो थाईलैंड था वहाँ पर भी ऐसा ही समाज पाया जाता था। भारत में अगर आप देखोगे तो जो मेडाइवल पीरियड था उसे आप फ्यूज्ड सोसाइटी कह सकते हैं कि भारत में भी फ्यूज सोसाइटी थी पहले। कब? जब मध्यकालीन भारत था, जो राजा महाराजा थे उन्हीं के हाथ में तो सब कुछ था, और राजा महाराजा जनता के प्रति उत्तरदायी थोड़ी ना थे, जनता को कानून मानना अनिवार्य था जनता के लिए। तो फ्यूज सोसाइटी आपको समझ में आ गई कि ये होती क्या है। बाकी अभी 2 बार मैं और समझाऊंगा इसको। अब बात करते हैं अल्प कार्यात्मक सोसाइटी की या अल्प कार्यात्मक समाज की। इसे डिफ्रैक्टेड समाज या सोसाइटी कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, डिफ्रैक्टेड समाज। तो अब ये क्या है इसको समझिए। ये समाज सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है तथा इनके व्यवहार में भेद नहीं होता, बहुत अधिक विशेषीकरण होता है तथा प्रत्येक संरचना एक विशेष रूप से कार्य करती है। आरोपित मान्यताएं समाप्त हो जाती हैं तथा उपलब्धि मान्यताओं का आगमन होता है। समाज अत्यधिक गतिशील होता है और अल्प कार्यात्मक यानी कि डिफ्रैक्टेड होता है। इन समाजों में खुली वर्ग संरचनाएं होती हैं जिनका प्रतिनिधित्व विभिन्न संघ करते हैं। आर्थिक व्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था आधारित होती है। बाजार का प्रभाव समाज के अन्य पहलुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है। रिक्स ने इसे बाजारकृत यानी कि मार्केटाइज्ड समाज कहा है। विभिन्न संघ अलग अलग कार्य करते हैं। संचार व्यवस्था तथा प्रौद्योगिकी बहुत अधिक विकसित होती है तथा सरकार सौहार्दपूर्ण ढंग से प्रेम भाव से जनसंपर्क व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता देती है। सरकार लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होती है तथा मानव अधिकारों की रक्षा करती है। बात को समझिए। देखो, अल्प कार्यात्मक समाज जिसे नॉर्मली हम विवर्तित समाज या डिफ्रैक्टेड समाज कहते हैं, तो ये कौन सा समाज होता है? ये ऐसा समाज होता है जो औद्योगिकीकृत होता है, जहाँ पर विकास बहुत ज़्यादा होता है। कन्फ्यूज़ मत होना, हमें बहुत अल्प मतलब लग रहा है बहुत छोटा होगा, उल्टा है बिल्कुल भाई इसका। यहाँ पे अल्प कार्यात्मक या डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का यहाँ पे मतलब है ऐसा समाज या ऐसा राज्य जो कि औद्योगिकीकृत हो, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पर जो कार्य हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाए, सुव्यवस्थित रूप से किया जाए। जैसे कि अमेरिका का समाज, जैसा कि इंग्लैंड का समाज, या इंग्लैंड जो राज्य हो गया, फ्रांस वगैरह, यहाँ पे क्या है, जितने भी अलग अलग कार्य हैं वो डिपार्टमेंट्स को अच्छे से दिए गए हैं। और ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति सारे कार्यों को करे। भारत का भी समाज ले सकते हो वैसे, लेकिन हाँ, पूरी तरह अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है भारत में, पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है भारत। लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट्स वगैरह के बारे में अगर हम देखें तो आज तो राजा वगैरह तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में ले रखे हों। तो कार्यों का बंटवारा भी हुआ है सही से, और अलग अलग विशेषीकरण हुआ है कि अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं कार्य के लिए। जो गृह मंत्रालय होगा वहाँ पर अलग तरह के सचिव होंगे जो गृह मंत्रालय से संबंधित अच्छी सलाह दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अल्प कार्यात्मक समाज या डिफ्रैक्टेड समाज में काफ़ी विकसित रूप देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर जो भी मतलब बाजार अर्थव्यवस्था स्थापित होती है। देखो दोस्तों, एक बात कहूँगा आगे बढ़ने से पहले, अभी एक बार देखो, यहाँ पे समझ आए ना आए, जितना समझ में आ रहा है बस समझते चलो, ऐसा मत सोचो नहीं आएगा समझ में। अभी डिटेल देखो, जब मैं आपको ये समझा दूंगा ना, एक ऐसी समरी दूंगा कि आपको उस समरी से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जितना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, समरी दूंगा अभी लास्ट में, बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ वगैरह किया है मैंने, तो आपको समझ आ जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो, ये अल्प कार्यात्मक या विवर्तित समाज में जो अर्थव्यवस्था होती है, जो इकोनॉमी होती है, वो बाजार आधारित होती है। बाजार आधारित यानी कि मार्केटाइज्ड होती है, बाजार के ऊपर बेस्ड होती है। मार्केट में खुला कंपटीशन होता है, सरकार कम से कम हस्तक्षेप करती है। जैसे कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो अपना व्यापार वगैरह खुले रूप से करते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार बहुत सारी चीज़ें खुद ही खोलने लग जाए, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होता है, पूंजीवादी विचारधारा चलती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डिफ्रैक्टेड समाज में या अल्प कार्यात्मक समाज में। तो ठीक है, अब जो तीसरे तरह का जो लास्ट समाज था, इसको अभी पढ़ लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है ये, जो है समपार्श्वीय समाज यानी कि प्रिज्मेटिक समाज, ठीक है। दोनों नाम इसके, प्रिज्मेटिक अगर आप चाहो तो प्रिज्मेटिक समाज हिंदी में कह सकते हो, नहीं तो आप समपार्श्वीय समाज और प्रिज्मेटिक सोसाइटी लिख सकते हो वहाँ पर एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रिज्मेटिक समाज जो होता है, जो तीसरे तरह का जो समाज है, उसे नॉर्मली प्रिज्मेटिक समाज कहा जाता है। और अब ये है क्या, तो इसको मैं बता देता हूँ। बहुकार्यात्मक और अल्प कार्यात्मक के बीच का समाज समपार्श्वीय समाज कहलाता है। मतलब ये कि फ्यूज्ड समाज और डिफ्रैक्टेड समाज, इन दोनों को मिलाने, इन दोनों के जो बीच का समाज है, जो ऐसा समाज है जहाँ पर इन दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसी को हम कहते हैं
प्रिज्मेटिक समाज या समपार्श्वीय समाज, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। रिक्स के अनुसार समपार्श्वीय समाज की 3 चारित्रिक विशेषताएं होती हैं। अब रिक्स ने कहा कि जो भाई देखो, जो प्रिज्मेटिक समाज होता है ना, जो समपार्श्वीय समाज होता है, उसकी 3 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो इन्होंने कहा देखो, एक विशेषता है कि विजातीयता पाई जाती है प्रिज्मेटिक समाज में या समपार्श्वीय समाज में, विजातीयता पाई जाती है। अभी क्या है इसे मैं बताऊंगा। औपचारिकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। अति आच्छादन देखने को मिलता है। तो ये क्या है, कैसे रूप में है, अभी थोड़ा डिटेल में मैं बता देता हूँ आपको। तो समपार्श्वीय समाज कैसा होता है? ऐसा समाज होता है जहाँ पर विजातीयता के गुण पाए जाते हैं। अब ये है क्या, इसको मैं बताता हूँ। देखो, विजातीयता का मतलब है समपार्श्वीय समाज में अत्यधिक विजातीयता पाई जाती है। विजातीयता का अर्थ है अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं, व्यवहार, क्रियाएं तथा दृष्टिकोणों आदि की एक साथ उपस्थिति। ऐसे समाजों में नया पुराना, पूर्व पश्चिम, गांव शहर, पूंजीवाद समाजवाद जैसे विरोधी प्रवृत्तियां साथ साथ चलती हैं। देखो, विजातीयता समाज ऐसा समाज होता है जहां पर बहुत सारी अलग अलग व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। कई सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। समाजवाद के गुण भी दिखाई देते हैं, पूंजीवाद के गुण भी दिखाई देते हैं। जो प्रिज्मेटिक समाज होता है वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाजवाद की बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूंजीवाद की बात करते हैं। दोनों आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, आपस में संघर्ष करते हैं। बहुत लोग कहते हैं पूर्व अच्छा है, बहुत लोग कहते हैं पश्चिम अच्छा है, पश्चिम के देश अच्छे हैं। बहुत लोग कहते हैं हमें गाँव में ही रहना है, बहुत लोग कहते हैं हमें शहर में रहना है। तो अलग मतलब यहाँ पे दोहरापन पाया जाएगा, ये भी मतलब संघर्ष पाया जाएगा। अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी, एक रूप नहीं देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो विजातीयता पाई जाती है समपार्श्वीय समाज में। दूसरा है औपचारिकता। अब औपचारिकता किस रूप में पाई जाती है, इसको थोड़ा ध्यान में दो। औपचारिकता मतलब तो पता है ना आपको, कानूनी रूप से जो चीज़ें होती हैं। एक जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर मैं कॉलेज गया, अगर मैं स्कूल गया और मैंने टीचर को गुड मॉर्निंग कहा, तो ये औपचारिकता थी। और मेरा दोस्त आया तो मैंने दोस्त की पीठ पे हल्का सा हाथ मारा और कहा और भाई कैसा है, तो ये क्या हुआ, ये अनौपचारिक हुआ। बात समझ रहे हैं ना? औपचारिक मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम नियमों के अकॉर्डिंग बात करते हैं, हर चीज़ फॉर्मल होती है। और अनौपचारिक मतलब और भाई कैसा है, सब कुछ ठीक, बढ़िया। तो नॉर्मल ऐसी बातें होती हैं अनौपचारिक में, ठीक है। और फॉर्मल अलग होता है। तो औपचारिकता कैसी है यहाँ पर? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऐसे समाजों में संविधान, कानून, नियम, सरकार आदि औपचारिक रूप से विद्यमान रहते हैं, तथापि प्रभावी रूप से व्यवहारित मानदंडों, जो नियम वगैरह होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके रूप में या वास्तविकताओं के बीच अंतर पाया जाता है। अब क्या है, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। अधिकारी कभी नियमों पर डटे रहते हैं तथा कभी उनकी उपेक्षा करते हैं, यहाँ तक कि उनका उल्लंघन भी करते हैं। नौकरशाहों का व्यवहार ऐसा होता है जिसे पहले से नहीं बताया जा सकता तथा यह असंगत एवं परिस्थिति पर निर्भर करता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि औपचारिकताएं कैसी पाई जाती हैं। समपार्श्वीय समाज में औपचारिकताएं पाई जाती हैं, लेकिन ये जो औपचारिकता होती है वो कभी दिखाई देती है, कभी नहीं दिखाई देती। जैसे कि अगर आप किसी ऑफिस में गए, किसी ऑफिसर के पास गए, तो कभी कभी तो वो कहता है भाई पूरे पेपर आपके पास है नहीं, पेपर पहले कंप्लीट कीजिए, डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट लाइए मेरे पास, तब जाके मैं साइन करूँगा, ठीक है। कभी कभी औपचारिकताएँ दिखाई देती हैं, लेकिन कभी कभी रिश्वत वगैरह देने से भी, भ्रष्टाचार के तरीके से भी औपचारिकता को साइड में रखकर काम कर दिया जाता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि रिश्वत या मतलब अलग तरीके से जब अधिकारी किसी चीज़ की डिमांड करते हैं और उनकी डिमांड नहीं पूरी जाती, तो वो औपचारिकता के नाम पर आपके डॉक्यूमेंट्स को भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा भी देखा जाता है समपार्श्वीय समाज में। कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर भ्रष्टाचार वगैरह पाया जाता है। औपचारिकताएं सिर्फ नौकरशाहों के हाथों में होती हैं। जब उन्हें लगता है कि अभी हमें कानून के अकॉर्डिंग बात करनी है तो कानून के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जब मन होता है तो कभी कभी उल्लंघन भी कर देते हैं। तो ये बात है, यहाँ पर दोनों चीज़ें मिलीजुली रूप में चलती हैं। तो ऐसी औपचारिकता पाई जाती है समपार्श्वीय या प्रिज्मेटिक सोसाइटी में। यहाँ पे ध्यान रखना, प्रिज्मेटिक सोसाइटी एक विकसित सोसाइटी नहीं है, वो बीच की है। अति आच्छादन भी पाया जाता है। अब ये क्या है, देखो एक समपार्श्वीय समाज में नए या आधुनिक संगठन खड़े किए जाते हैं, फिर भी वास्तव में पुराने या अभिविभेदीकृत संगठन सामाजिक व्यवस्था का प्रभुत्व जमाए रखते हैं। समपार्श्वीय समाज में संसद, सरकारी कार्यालय, बाजार, स्कूल आदि अलग अलग राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य संपन्न करते हैं तथा उनका व्यवहार कुछ परंपरागत जैसे परिवार, धर्म, जाति आदि से प्रभावित होता है। मतलब यह है अति आच्छादन होता है, मतलब पुरानी चीज़ें भी रहती हैं और नई चीज़ें भी आने लगती हैं। यहाँ पर अति आच्छादन में ये चीज़ें हैं कि समपार्श्वीय समाज में कई सारी नई चीज़ें आती हैं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती। जो देश पहले फ्यूज्ड सोसाइटी में था, फ्यूज्ड समाज में था, जिसमें कई सारी मान्यताएं पाई जाती थी, जैसे जातिवाद हो गया, पुराने विचार पाए जाते थे,
अंधविश्वास थे, अंधविश्वास को साइड रखते हैं थोड़ा, मतलब पुराने विश्वास वगैरह थे या अलग तरीके का जो भी नियम वगैरह थे, वो ऐसा नहीं कि अचानक से ख़त्म हो जाते हैं समपार्श्विक समाज में, वो बने रहते हैं लेकिन साथ में उसमें बदलाव होता रहता है। तो ये सारी बातें हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बार आपको समझा देता हूँ समपार्श्वीय या प्रिज्मेटिक सोसाइटी क्या होती है, उसके बाद ऐसे समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्रिज्मेटिक समाज या समपार्श्वीय समाज वो समाज होता है जो कि दोनों, जो ऊपर मैंने बताया ना, बहुकार्यात्मक और अल्पकार्यात्मक, फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड, इन दोनों के बीच का समाज होता है। मतलब ये कि ये वाला समाज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और एक दिन ये विकसित होकर अल्पकार्यात्मक यानी कि डिफ्रैक्टेड सोसाइटी बन जाएगा। ध्यान से समझिए, भारत वगैरह जैसे जो देश हैं, यहाँ अगर चाइना वगैरह की बात करें तो यहाँ का समाज अभी हमें प्रिज्मेटिक रूप में दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ ना तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है पूरी तरह, ना तो गांव का बोलबाला है, और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे पूरी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है। तो ये अभी बीच में चल रहे हैं, ये अभी आगे बढ़ रहे हैं, पूरी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। अब तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे ड्रॉ के अकॉर्डिंग मुझे समझाना है, जो कि बहुत अच्छा है, यूज़फुल है आपके लिए। अब देखो, फ्रेडरिक्स ने पहले तीन तरह के मॉडल्स प्रस्तुत किए। पहले दो करे थे, एक था एग्रिया और दूसरा था इंडस्ट्रिया, फिर तीसरा था ट्रांजिशिया। अब उसको हम भूल जाते हैं, उसको साइड में रखते हैं हम, और उसको जब हम साइड में रखते हैं तो एक जो नए मॉडल प्रस्तुत किए गए थे फ्रेडरिक्स के द्वारा, वो थे, एक था फ्यूज समाज, एक था प्रिज्मेटिक समाज और एक था डिफ्रैक्टेड। मैंने अगर आपको लाइन वाइज बताऊं तो मैंने पहले आपको ये पढ़ाया, फिर आपको ये पढ़ाया और फिर आपको लास्ट में ये पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस वाइज सही से रखा गया है। अब यहाँ पे बात को समझिए। देखो, फ्यूज्ड समाज वो होता है जहाँ जो कि कृषि आधारित होता है, जहाँ पर जो कार्य होते हैं ना वो किसी एक ही व्यक्ति में सीमित होते हैं, एक ही व्यक्ति में कार्य सीमित होते हैं। जैसे कि कोई राजा हो सकता है, तानाशाह हो सकता है, या कोई व्यक्ति हो सकता है जो परंपरागत रूप से राज कर रहा हो किसी देश पर, किसी क्षेत्र पर। तो फ्यूज समाज में ऐसा ही होता है, पिछड़ापन पाया जाता है, पुरानी मान्यताएं पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब क्योंकि देश में विकास करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो जब एक फ्यूज्ड सोसाइटी प्रिज्मेटिक बनती है, जब वो आगे बढ़ती है डिफ्रैक्टेड के लिए, तो जब वो प्रिज्मेटिक रूप में होती है तो वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। प्रिज्मेटिक में क्या होता है, प्रिज्मेटिक में जो सोसाइटी पहले जहाँ पर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट था, जहाँ पे एक ही व्यक्ति सारे राज कर रहा था पूरी तरह, अब यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा काम वगैरह का बंटवारा होता है। जो समाज होता है वहाँ पे कृषि भी करते हैं, औद्योगिकरण की ओर भी अग्रसर होते हैं, इंडस्ट्री भी लगाई जाती है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार वगैरह भी आपको यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलेगा। नौकरशाहों का जो ब्यूरोक्रेसी के जो अधिकारी वगैरह होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनका प्रभुत्व ज़्यादा होता है, उनका राज ज़्यादा चलता है, सरकार से भी ज़्यादा ताकत नौकरशाहों के पास आ जाती है, क्योंकि सरकार कमज़ोर होती है ऐसे में। तो ये सारी बातें थी। अब धीरे धीरे जब विकास कर कर डिफ्रैक्ट जो समाज है, जब वो डिफ्रैक्टेड में बदल जाता है, तो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी काफ़ी विकसित होती है। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कर दिया जाता है, हर एक डिपार्टमेंट को स्पेशलाइज्ड होते हैं, यहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठते हैं हर एक डिपार्टमेंट में, और पूरी तरह सही से निर्णय लिया जाता है। यहाँ पे भ्रष्टाचार वगैरह ना के बराबर होता है, कम देखने को मिलता है, बहुत विकसित रूप होता है। सबसे बड़ी चीज़, विकसित रूप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है डिपार्टमेंट में, यहाँ पर मतलब यहाँ पे आपको विकसित रूप देखने को मिलता है डिफ्रैक्टेड समाज में। इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, अमेरिका वगैरह सब इसमें आती हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वो सब के सब डिफ्रैक्टेड समाज में आते हैं। प्रिज्म में आप भारत को रख सकते हो या दूसरे समाज को रख सकते हो जो पूरी तरह अभी बीच में हैं, जो औद्योगिकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चीन को भी रख सकते हो, अभी चीन में भी पूरी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, हालांकि काफ़ी हद तक हो चुका है, तो उसे डिफ्रैक्टेड की ओर बढ़ रहे हैं। तो भारत हो गए, चीन हो गए, दूसरे कई सारे देश हैं जो डिफ्रैक्टेड समाज की ओर बढ़ रहे हैं, पूरी तरह हुए नहीं लेकिन विकासशील हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं ना, विकासशील देश हैं, तो वो डिफ्रैक्टेड समाज बन रहे हैं। हालांकि एक चीज़ याद रखना, चीन हो गए, भारत हो गए, वो अपने आप को जानबूझकर भी हमेशा ही एक डेवलपिंग या विकासशील कंट्री कहने का प्रयास करते हैं, ताकि उनको थोड़ा फ़ायदा मिल सके। कुछ रूल्स वगैरह होते हैं ना विश्व के, या अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होती है, तो उसमें फ़ायदा मिल सके। लेकिन आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तीनों समाज आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ कन्फ्यूज़न है वो मैं आपको अभी डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ तक समझ ली। ऐसा जो कन्फ्यूज़न है उसे मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। देखो,
अभी हमने स्टार्टिंग में जब फ्यूज्ड समाज को पढ़ा तो आपको समझ में आ गया, लेकिन कभी कभी ना आप देखोगे कि फ्यूज समाज को एग्रिया भी कह दिया जाता है। ठीक है, इसे जो पहले प्रस्तुत किया था ना रिक्स ने जो पहले प्रस्तुत किया था एग्रिया का जो मॉडल था, वो फ्यूज्ड की तरह ही है। तो कभी कभी फ्यूज्ड समाज और एग्रिया आपको दोनों साथ में पढ़ा दिया जाएगा। कभी कभी फ्यूज समाज को एग्रिया भी कह देते हैं और प्रिज्मेटिक को ट्रांजिशिया भी कह देते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, कहीं पर अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ रहे हो तो ट्रांजिशिया हो गया, इसे आप प्रिज्मेटिक समाज के रूप में ही पढ़ना, और जो इंडस्ट्रिया था वो डिफ्रैक्टेड समाज के रूप में ही है। तो यहाँ पे कुछ गलत मत समझना इनको, ये सब सेम ही है, सेम मतलब लगते हैं। जब हम रिक्स की बात करते हैं तो रिक्स इनको थोड़ा सेपरेट रखते हैं, अलग रखते हैं। तो ये चीज़ें थी। अब देखो दोस्तों, ये जो प्रिज्मेटिक समाज था ना, ये जो प्रिज्मेटिक समाज था जिसे हमने संपार्श्विक समाज कहते हैं जिसे नॉर्मली हम, अब ये जो समाज था इसमें दो तरह की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं जो कि आपके सिलेबस में ऐड है और जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। तो एक टॉपिक है आपको यहाँ पे पढ़ना है, बाजार कैंटीन प्रिज्मीय समाज की आर्थिक उप प्रणाली। कम शब्दों में कहूँ तो आपको बाजार कैंटीन का विचार पढ़ना है कि बाजार कैंटीन होता क्या है प्रिज्मीय समाज में या प्रिज्मेटिक समाज में। अब यहाँ पे ये क्या है इसको मैं समझाता हूँ। तो पहले रीड कर लेता हूँ। प्रिज्मीय समाज यानी कि संपार्श्विक समाज में अर्थव्यवस्था को रिक्स बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था का नाम देते हैं, जिसकी विशेषताएं कीमतों का निश्चित ना होना, अभिजन वर्ग या अभिजात वर्ग या हस्तक्षेपशील पहुंच। ऐसे समाज में एक बाजार प्रतियोगिता आर्थिक व्यवस्था का प्रतीक है जिसमें वस्तुओं की कीमत मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। दूसरी ओर कैंटीन प्रतिमान नियंत्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें कीमतों का निर्धारण सामाजिक राजनीतिक आधार पर किया जाता है, जिसमें समाज के कमजोर वर्ग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाजार भाव से कम दामों पर सामान उपलब्ध कराया जाता है, जो वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस बाजार कैंटीन मॉडल में बाजारीकरण के अनुरूप धन संयोजन में वृद्धि नहीं होती, अतः वहाँ उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती। यदि कुछ बचत एकत्रित होती है तो उत्पादन बढ़ाने के लिए उसका पूंजी में निवेश नहीं किया जाता। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो बाजार कैंटीन प्रिज्मीय समाज है इसको समझो। अब यहाँ पर ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहा है बाजार कैंटीन, अब ये जो बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था है इसमें दो बातें आपको दिखाई दे रही हैं, दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है बाजार अर्थव्यवस्था और दूसरा है कैंटीन अर्थव्यवस्था। तो दो चीज़ें यहाँ पर अलग अलग हैं जिनको एक करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो प्रिज्मीय समाज होता है, जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी होती है या जो संपार्श्वीय समाज होता है, उसमें बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब ये क्या है तो इसको समझो। अब बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि यहाँ पर बाजार अर्थव्यवस्था भी होती है। बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब है कि खुला कंपटीशन होता है, मार्केट होता है, मार्केट के ऊपर इकोनॉमी बेस्ड होती है। मार्केट में जिस हिसाब का कंपटीशन होगा, जिस हिसाब से प्रोडक्शन होगा, उस हिसाब से इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे कि बाजार की अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कीमतों का निश्चित ना होना, अनिश्चित होती हैं कीमतें, मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। स्टॉक मार्केट आप देख सकते हैं ऊपर नीचे बढ़ता है, दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब आवश्यकता होती है जिसकी वस्तु की बढ़ जाती है, जब आवश्यकता तो दाम बढ़ भी जाते हैं। प्रोडक्शन भी साथ में बढ़ता है तो दाम घट भी जाते हैं। तो यह अनिश्चित होता है। प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन साथ में ही यहाँ पर कैंटीन प्रतिमान भी पाया जाता है, यानी कि कैंटीन मॉडल भी पाया जाता है। तो देखो, बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब कैंटीन अर्थव्यवस्था का अगर मैं अर्थ आपको बताऊं, मीनिंग बताऊं, तो कैंटीन अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जो कि नियंत्रित करती है अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को। जैसे कि जो गरीब लोग हैं उन्हें कम दामों पर सामान उपलब्ध कराया जाए। जैसे कि आप देख सकते हो, जो सरकार है भारत में अगर हम बात करें तो वो कम दाम पर गेहूं या जो चावल है वो उपलब्ध करवाती है लोगों को। क्योंकि जो मार्केट है, अगर हम मार्केट देखें तो उसमें महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार कम दाम पर प्रोवाइड करने का प्रयास करती है। तो उसी तरह जो कैंटीन प्रतिमान अर्थव्यवस्था होती है, जो कैंटीन अर्थव्यवस्था है, उसमें कंट्रोल किया जाता है अर्थव्यवस्था के ऊपर। ठीक है, जो बाजार वगैरह है उस पर थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कैंटीन अर्थव्यवस्था में एक चीज़ होती है, ध्यान दो, कैंटीन अर्थव्यवस्था में ये भी होता है कि मतलब यहाँ तक अभी आपको ये समझ में आ गया कि बाजार अर्थव्यवस्था क्या है और कैंटीन अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, जिसको एक कर दिया गया है, जिसको
बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था कहा गया है। और बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था का मतलब यही है कि ऐसी अर्थव्यवस्था में, ऐसे इकोनॉमी में या ऐसे देश में जहाँ पर बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यहाँ पे कैंटीन होगा, तो वहाँ पर कंपटीशन भी होता है, मार्केट में कंपटीशन भी होता है, मार्केट में कीमतें अनिश्चित भी होती हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने का भी प्रयास किया जाता है। तो दोनों चीज़ें मिले-जुले रूप में होती हैं, मतलब पूंजीवाद, समाजवाद, मिला-जुला रूप, आप ऐसा समझ सकते हो कि सरकार हस्तक्षेप भी करती है और कई सारे मामलों में सरकार हस्तक्षेप नहीं भी करती है मार्केट में। तो दोनों चीज़ें संपार्श्विक समाज में पाई जाती हैं। अब और भी अगर मैं आगे बात करूं तो ये जो बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था होती है, जो बाजार कैंटीन मॉडल है, ये बाजारीकरण के अनुरूप धन संयोजन में वृद्धि इसमें नहीं होती। जैसा कि सिंपल सी बात है, अगर मैं एक दुकानदार, दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल से आप सारी बातों को समझिए। जैसे कि मान लो कि मैं एक दुकानदार हूँ, अभी हम आगे बात कर रहे हैं, यहाँ तक मैंने आपको सारी बातें बता दी कि बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था में कंपटीशन भी होता है और नियंत्रित भी किया जाता है अर्थव्यवस्था को, दोनों बातें मिली-जुली रूप में होती हैं। यहाँ पे अब एक दो उदाहरण दे रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। जैसे कि मान लो कि मैं एक दुकानदार हूँ और मैं दिन का 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लेता हूँ, ठीक है? मैं 10,000 रुपये का प्रॉफिट दिन में कमा लेता हूँ। अब नॉर्मल अगर मैं एक दुकानदार हूँ तो मेरे माइंड में यही चीज़ आएगी आज के टाइम पर कि इस 10,000 में से जितना मेरा घर का खर्च है उसको निकालने के बाद, मान लो मेरे घर का खर्च 1,000 है रोज़ का, सब मान लो पूरे दिन का सब कुछ मिलाकर, फीस वगैरह मिलाकर, जो भी है घर में खाना पीना जो भी है सब कुछ मिलाकर, मान लो मैं एक दिन का 1,000 रुपये खर्च कर देता हूँ और मैं 10,000 का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो अब मेरे पास कितने बचे खर्च करने के बाद? 9,000 रुपये। तो एक दुकानदार यही करेगा कि वो इस 9,000 को इन्वेस्ट कर देगा अपनी दुकान में या कहीं पर इन्वेस्टमेंट करेगा, वो इसे रखेगा नहीं। वो कहेगा कि आज मेरी दुकान में 10 सामान है तो मैं उसको 10 से 15 करना चाहता हूँ, तो वो 15 ना सही लेकिन धीरे-धीरे कर कर वो इन्वेस्टमेंट करके उसको 15 करेगा, है ना? तो मतलब ये है कि मैं जितना कमाऊँगा आज के टाइम पर, अगर मैं आपको बात बताऊँ, तो उतना ही मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का प्रयास करूँगा। जितना पैसा मेरे पास आएगा उतना मैं इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करूँगा और ऐसा होता भी है। आज आपको पता है कि लोग लोन लेकर अपने बिज़नेस में पैसा लगाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। बड़े-बड़े जो उद्योगपति हैं, यहाँ तक कि जो अडानी हो गए, अंबानी हो गए, इनके भी कई सारे लोन होते हैं जो कि बैंकों के द्वारा दिए जाते हैं और ये अपनी इंडस्ट्री में उसको लगाते हैं। मतलब ये है कि नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, जो मार्केट होता है, जो बाज़ार आधारित जो अर्थव्यवस्था है, अगर हम उसकी बात करें ना, नॉर्मली एक बिज़नेसमैन के नाते अगर हम बात करें, तो वो हमेशा इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देता है। लेकिन ये जो बाज़ार कैंटीन अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पर ध्यान दो, इस बाज़ार कैंटीन अर्थव्यवस्था में यही नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उत्पादन बढ़ाने के लिए पूँजी में निवेश नहीं किया जाता। मतलब सामान वगैरह बिक रहा है, दुकानदारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उत्पादन बढ़ाने पर इतना ध्यान नहीं दिया जा सकता जाता यहाँ पर। और जो प्रॉफ़िट हुआ, उस प्रॉफ़िट को यह धन उत्पादनहीन उद्देश्यों, जैसे कि जो भी प्रॉफ़िट हुआ उसको कर्मकांडों या उत्सव मनाने पर खर्च कर दिया जाता है। ये देखो, बाज़ार मतलब जो भी पैसा वगैरह कमाया गया उसको प्रोडक्शन में, उत्पादन में या इन्वेस्टमेंट करने की बजाय उसको उत्सव मनाने में खर्च कर दिया जाता है या ऐसे काम में खर्च कर दिया जाता है जिससे कोई लाभ नहीं होने वाला, जिससे आपका एंजॉयमेंट हो जाएगा लेकिन आपका कुछ बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसी चीज़ों में खर्च कर दिया जाता है। व्यापारिक क्रिया नीचे स्तर की समझी जाती है। अब इसी अर्थव्यवस्था में, बाजार कैंटीन मॉडल में, जो व्यापारिक क्रियाएँ होती हैं वो नीचे स्तर की स्थिति में समझी जाती हैं। अभिजन यानी कि जो अमीर वर्ग होता है उसकी शक्ति का आधार भूमि, धर्म, परिवार, सरकारी पद आदि होता है। जो अमीर वर्ग होता है, जो काफ़ी रईस होता है, तो उसका जो शक्ति होती है, उसकी शक्ति का आधार होता है जो परंपरागत रूप से उसके पास ज़मीन है, हो सकता है वो कोई ज़मींदार हो, ठीक है? धर्म से संबंधित कोई महान व्यक्ति हो, महान मतलब कोई धार्मिक प्रमुख व्यक्ति हो, जैसे कि ईसाई धर्म में हम पोप को मान सकते हैं, जैसे कि जो पोप होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा पद है धार्मिक रूप से। परिवार, सरकारी पद जो भी है उसका, तो उसके हिसाब से वो अभिजात माना जाता है। अभिजात वर्ग की शक्ति का आधार यही होता है, ना कि उद्योगपति मतलब इंडस्ट्रियों का होना। जैसे कि आज हम देखें तो इंडस्ट्री में हम
हम अभिजात वर्ग कैसे देखते हैं? हम अभिजात वर्ग में आज हम अंबानी को काउंट करेंगे, अडानी को काउंट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। पैसा कहाँ से आया इनका? इंडस्ट्रीज से आया। इन्होंने कई सारी कंपनियां खोल रखी हैं, कई सारी कॉरपोरेशन चलती हैं इनके द्वारा, जिससे ये पैसा कमा रहे हैं। ये बिजनेसमैन है, तो आज हम इन्हें ऐड कर रहे हैं। लेकिन जो अभिजात वर्ग हैं इस मॉडल में जो अभिजात वर्ग होता है वो नॉर्मली भूमि या धर्म या सरकारी पद के आधार पर ही हम उसे प्रमुख मानते हैं या बड़ा आदमी मानते हैं। तो सिंपल सी बात है, बाजार कैंटीन परिजमी समाज की जो आर्थिक उप प्रणाली है इसमें आपको समझ में आ गया। बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था क्या है आपको समझ में आ गया। यहाँ पे कंपटीशन भी होता है और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का भी प्रयास किया जाता है। साथ में ही आपको मैंने बता दिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई ही नहीं जाती, प्रोडक्शन वगैरह कुछ बढ़ाने का प्रयास नहीं होता। यहाँ पर जो भी पैसा आया उसको उत्पादनहीन कार्यों में खर्च कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं साला मॉडल की। जी हाँ, इसका जो शब्द है साला, इसको साला ही बोलते हैं। साला जो प्रारूप है, ये जो मॉडल है, साला स्पेनिश भाषा का एक शब्द है। इसका प्रयोग प्रायः लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका के देशों में सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है। यह अल्प कार्यात्मक यानी कि जो फ्यूज्ड सोसाइटी होती है उसमें इसे ब्यूरो तथा एक बहुकार्यात्मक समाज में इसे चैम्बर कहा जाता है। रिक्स ने समपार्श्वीय समाज की नौकरशाही के लिए साला शब्द का प्रयोग किया है। अल्प कार्यात्मक समाज यानी कि डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, मतलब जो अमीर सोसाइटी है या जो विकसित सोसाइटी है वो। बहुकार्यात्मक समाज यानी कि फ्यूज सोसाइटी। अब देखो, ये जो साला शब्द है ये स्पेनिश भाषा का एक शब्द है। इसका जो प्रयोग है वो लैटिन अमेरिका में होता है, दक्षिण अमेरिका में किया जाता है। सरकारी ऑफिसर सरकारी जो ऑफिस होते हैं उनके लिए, सरकारी कार्यालय वगैरह होते हैं तो उनके लिए दक्षिण अमेरिका में साला शब्द प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो ये शब्द है, जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी हैं, जो अमीर सोसाइटी हैं, विकसित सोसाइटी हैं, जो समाज है, जैसे कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, जो भी मतलब कंट्रीज़ हैं ये विकसित, यहाँ पर जो समाज है ये साला शब्द का प्रयोग ब्यूरो के अर्थ में करता है। ठीक है, यहाँ पर साला की जगह वो ब्यूरो शब्द का प्रयोग करता है, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरो बोला जाता है यहाँ पर। कहाँ पर? जो अल्प कार्यात्मक समाज है वहाँ पर। और जो बहुकार्यात्मक समाज है वहाँ पर चैम्बर बोला जाता है। जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी वगैरह है वहाँ पर इसे चैम्बर बोल दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे साला का शब्द जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है इसे आप सरकारी ऑफिस के रूप में समझ सकते हैं। सरकारी ऑफिसर से आप इस शब्द को जोड़ सकते हैं। अब रिक्स ने इसे समपार्श्वीय समाज में नौकरशाही के लिए लिया है। जो समपार्श्वीय समाज है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, उसमें साला शब्द का प्रयोग रिक्स ने नौकरशाही के रूप में किया है। नौकरशाही आपको पता है ना, एसडीएम, डीएम, आईएएस ऑफिसर, जो पीसीएस अधिकारी होते हैं, ये प्रमुख रूप से, या पुलिस अधिकारी भी ले लो, प्रमुख रूप से ये नौकरशाही होते हैं जो उच्च लेवल पर हैं मैक्सिमम। साला मॉडल विकासशील देशों की जिन्हें रिक्स समपार्श्वीय समाज कहता है। देखो, विकासशील देशों की जिन्हें रिक्स समपार्श्वीय, तो समझ जाओ कि जो विकासशील देश हैं उन्हें हम समपार्श्वीय समाज भी कहते हैं। प्रशासन व्यवस्थाओं का आदर्श प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है। इसमें आदिमकालीन, आधुनिक एवं आधुनिक दोनों प्रकार के प्रशासनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। सरकारी अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर चुने जाते हैं, किंतु चयन में भाई भतीजावाद, रिश्वत आदि चलते हैं। साला अधिकारी सामाजिक कल्याण की अपेक्षा निजी उन्नति या धन प्राप्ति को प्राथमिकता देता है। उसका व्यवहार तथा निष्पादन पुरातनवाद और रूढ़िवाद से प्रभावित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नियमों एवं विनियमों का क्रियान्वयन व्यापक रूप से नहीं किया जाता। रिक्स ने समपार्श्वीय समाज को एक असंतुलित राज्य कहा है, जिसमें राजनीतिक नेताओं की संवैधानिक शक्तियों के होते हुए भी नौकरशाही का प्रभुत्व होता है। परिणाम स्वरूप साला अधिकारी समपार्श्वीय समाज की निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में अल्प कार्यात्मक समाज की तुलना में अधिक प्रभुत्वशाली भूमिका निभाते हैं। रिक्स का कहना है कि नौकरशाही के व्यवहार तथा प्रशासनिक उत्पादन में घनिष्ठ संबंध हैं। एक नौकरशाह जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतना ही वह प्रभावहीन प्रशासक होता है। परिणाम स्वरूप अपने हितों की रक्षा के लिए सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से नियंत्रित होने के कारण कानूनों के संचालन में अकुशलता, संस्थागत भ्रष्टाचार तथा भर्ती में भाई भतीजावाद साला की विशेषता है। यहाँ पे बात को समझिए,
यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये जो साला प्रारूप है रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो रिक्स ने संपार्श्वीय समाज में इसका प्रयोग किया है। संपार्श्वीय समाज यानी कि विकासशील देश, ना तो ये पूरी तरह गरीब है ना ही पूरी तरह अमीर है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इसने साला शब्द का प्रयोग नौकरशाही के लिए किया है। अब इसने कहा संपार्श्वीय समाज में जो नौकरशाही होती है, जो साला मॉडल होता है वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है कि यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सिंपल सी बात है, किसी विकासशील देश में ना अधिकारी थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे कि अगर बात माने तो भारत की अब डेमोक्रेसी काफ़ी मजबूत हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब गठबंधन की सरकार आ रही थी तो सरकारी अधिकारी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। क्योंकि सरकार आती है गिर जाती है, लेकिन सरकारी अधिकारी बदलते नहीं है। उन्हें 50 साल काम करना है, 20 साल काम करना है, 30 साल कम से कम काम करना ही करना है उन्हें। ठीक है, तो ये है बात में कि जो साला अधिकारी होते हैं उनका कार्यकाल निश्चित होता है, वो लंबे समय तक कार्य करते हैं। लेकिन नेता 5 साल में आते हैं, नेता 5 साल में जाते हैं। तो और ऐसी स्थिति में जो विकासशील देश है वहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सामाजिक पुरातनवाद वगैरह भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो इस कारण से सरकारी अधिकारियों की इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनका जो व्यवहार होता है वो रूढ़िवाद से भी प्रभावित होता है, पुरातनपंथी भी विचार होते हैं यहाँ पर। साथ में ही जो रिफ्रैक्टेड सोसाइटी, जो अमीर सोसाइटी है, जो विकसित सोसाइटी हैं, अगर हम उनकी तुलना करें तो उनकी तुलना में यहाँ पर इस समाज में जो सरकारी अधिकारी हैं वो ज़्यादा प्रभुत्वशाली होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आईएएस ऑफिसर हूँ तो आईएएस ऑफिसर अगर मैं ऐसे लोगों के बीच में हूँ जहाँ पर सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं या जागरूक हैं अपने अधिकारों को लेकर, तो मेरा आईएएस अधिकारी होने का मतलब बस यही है कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ या लोगों की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं किसी गांव में जहाँ पर लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है, किसी दूर दराज के इलाके में आईएएस ऑफिसर बनाऊँ तो वहाँ पर मैं अकड़ के रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे लोग ज़्यादा जागरूक है नहीं। मैं अगर कुछ गलत भी कर दूंगा, कानून के आउट ऑफ भी चला जाऊँ तो कोई यहाँ पर आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो जहाँ पर मुझे लगता है कि लोग जागरूक नहीं है, लोग पिछड़े हुए हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। वो लोग तो डरेंगे मुझसे। तो ये बात है मेनली। तो जो विकसित देश हैं, जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है, वहाँ पे जाहिर तौर पर यार लोग जागरूक हैं, लोग खुद ही इतना पढ़े लिखे हैं, अच्छी अच्छी प्रोफेशनल जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है विदेशों में नॉर्मली। तो ऐसे में लोग, सरकारी जो अधिकारी हैं उनका इतना ज़्यादा मतलब डिक्टेटरशिप जैसा कुछ नहीं होता वहाँ पर, जैसा कि अभी हम इंडिया में देखते हैं सरकारी पद को। तो वहाँ पर अगर हम बात करें डिफ्रैक्टेड सोसाइटी वगैरह में, तो वहाँ पे सरकारी अधिकारी इतने ज़्यादा प्रभुत्वशाली नहीं होते। वो बस अपने पद तक ही उनके पास पावर होती है और वो एक लीगल फ्रेमवर्क में ही काम कर सकते हैं। हालांकि मैं आप सभी से कहूँगा, जितने भी व्यक्ति यहाँ पर ऑफिसर वगैरह बनेंगे, चाहे आप कहीं भी बैठे हैं, चाहे आप किसी भी जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो, कहीं भी आप जाएँ, नैतिकता अपने साथ लेकर जाएँ। और हमेशा, जैसा कि आप, मुझे पूरी उम्मीद है, तो सभी लोग हमेशा ही, चाहे कोई व्यक्ति आपके पास जागरूक आए, चाहे कोई व्यक्ति अनपढ़ आए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार कीजिए। तो ये सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आ गई। और ये भ्रष्टाचार वगैरह पाया जाता है आमतौर पर, भाई भतीजावाद होता है कि भाई मेरा दूर का चाचा का बेटा है तो उसको नौकरी दिला देता हूँ मैं, वो मेरे काम आ जाएगा, है ना। साथ में थोड़ा पैसा लेके नौकरी दे दी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। ये होता है साला मॉडल। साला मॉडल है ये रिक्स का, जो कि नौकरशाही से संबंधित है। और कहाँ पर है ये? समपार्श्वीय यानी कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में। ठीक है, आपको पढ़ाया था ना प्रिज्मेटिक सोसाइटी, तो ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी में है, याद रखना, प्रिज्मेटिक सोसाइटी। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी में हमने बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था को भी पढ़ा और साथ में साला मॉडल को भी हमने पढ़ लिया, डिफ्रैक्टेड पढ़ लिया, फ्यूज्ड पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। कुछ चीज़ें माइंड मुँह से स्किप हो गई हों, वर्ड्स गलत निकल गए हों तो उसके लिए माफ़ करना। टाइम कम था इसलिए जल्द से जल्द पढ़ाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दें। ठीक है, तो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, वही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। सब्सक्राइब कर लोगे तो वो भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि उससे लोगों को पता चलता है कि हाँ चैनल है बड़ा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। थैंक यू।